Hello and good morning all of you. Welcome to the Alpha IS Academy's UPSC Environment full course, and we are at the lecture 30. We are doing the international conventions and continuing with that part. Today we shall be seeing some more international conventions and conventions related to land and hazardous substances also. तो basically हमने आपको जब हमने यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की बात की थी, तो हमने बेसिकली उस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया था कि तीन मेजर कन्वेंशंस बनाए गए थे. कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. तो हमने आपको वहाँ दो, अभी आपको एक ही पढ़ाया है. एक आपकी जब हम क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे, और एक हम आज आपको लैंड से रिलेटेड यूएनसीसीडी वो हम आज पढ़ाएंगे आपको. ठीक है, तो बेसिकली कंटिन्यूइंग दी डिस्कशन फॉरवर्ड फ्रॉम द लास्ट लेक्चर. तो अब देखो वाइल्ड लाइफ ट्रेड की बात हो रही थी, तो साइट्स बना था. ठीक है, साइट्स एक कन्वेंशन था. अब एक बॉडी है, उसको बोलते हैं ट्रैफिक. ठीक है, ये भी जो है वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है. बेसिकली ये वाइल्ड लाइफ ट्रेड को ही मॉनिटर करती है. इसको एक्चुअली इस्टेब्लिश 1976 में हुई थी, और इसको बनाया है WWF और IUCN ने. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा. ठीक है, किस किस ने बनाया है इसको? WWF प्लस IUCN इज इक्वल्स टू ट्रैफिक. याद रखिएगा. ठीक है, जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के, वो तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसी दिन UPSC भी पूछ लेगा. तो IUCN वॉज मेड बाय द कोलैबोरेशन ऑफ WWF एंड IUCN. ठीक है, ये देखो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस भी तीन टाइप की होती हैं. या तो वो गवर्नमेंटल होगी, या तो वो नॉन प्रॉफिट होगी, या फॉर प्रॉफिट होगी. मतलब प्राइवेट में वो या तो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट होगी, या प्राइवेट प्रॉफिट प्राइवेट होगी. ठीक है, और या फिर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होगी. तो बेसिकली तीन है कि सिर्फ गवर्नमेंट, सिर्फ प्राइवेट में भी नॉट प्रॉफिट और प्रॉफिट के लिए, और या फिर पब्लिक प्राइवेट. तो इसी तीन हेड्स के बीच में हम डिवाइड कर देंगे. तो ट्रैफिक जो है किसके अंडर आती है? आपकी एक टाइप की नॉन इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये. ठीक है, 2017 में ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, और WWF और IUCN जब इसके सिटिंग बोर्ड में आ गए थे. बेसिकली ये वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड कंजर्वेशन में वर्क करती है, वही इसका ऑब्जेक्टिव भी है. और बड़े इनोवेटिव प्रोजेक्ट लेके आती रहती है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे इसका फोकस है. जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड चैलेंजेस हैं उसको पूरा करती है, और इंटर कंट्री कोऑर्डिनेशन ये सब देखती है. ठीक है, ये बात थी ट्रैफिक की. देन एक और कोलिएशन है, उसको बोलते हैं कोलिएशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग. ठीक है, कोलिएशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग. ये भी वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग को देख रेख करती है, उसको रोकती है. 2005 में इस्टेब्लिश हुई थी. एंड ये किस टाइप की एजेंसी है? इट इज़ अ वॉलंटरी पब्लिक प्राइवेट कोलिएशन. ठीक है, तो ट्रैफिक कैसी थी? इट वाज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. CAWT क्या है? वॉलंटरी पब्लिक प्राइवेट कोलिएशन. क्या आपको ये याद करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं. याद रह जाए तो वेल एंड गुड, नहीं याद रहे चिल है, कोई नहीं है. इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या क्या याद रखो. और ये ट्रैफिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. ट्रैफिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट IUCN और WWF याद रखना बस. ठीक है, देन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अबॉलिशन ऑफ इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो बेसिकली क्या है? ओवरलैपिंग एरियाज ही हैं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसके बहुत सारे हैं कि रीजनल कोऑपरेटिवनेस बढ़ाई जाए, एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड उनको ट्रेन किया जाए, जो फॉरेस्ट पर्सन है उनको ट्रेन किया जाए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जाए, जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वाइल्ड लाइफ ट्रेड के ऑन बायोडाइवर्सिटी उसको उजागर किया जाए, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए. देन पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, पॉलिटिकल विल को प्रमोट करना टू कॉम्बैट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग. ठीक है, तो ये बेसिकली ये इनके वो ऑब्जेक्टिव हैं. याद रखने की कतई ज़रूरत नहीं है, बट ये पॉइंट लिख सकते हैं आप कहीं भी कि देयर शुड बी अ पॉलिटिकल विल टू कॉम्बैट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग. देन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जिसको बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज. एक्चुअली ये एक लौती ट्रीटी है जो माइग्रेटरी स्पीसीज से डील करती है. ठीक है, इसको हम लोग बॉर्न कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, बेसिकली ये UNEP के अंडर है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंडर है, वही इसकी देख रेख करता है. इट केम इनटू फोर्स ऑन November 1, 1983 में फोर्स में आई थी. ठीक है, और 173 माइग्रेटरी स्पीशीज़ को ये कवर करती है अक्रॉस द ग्लोब. ठीक है, इसके अंदर जैसे साइट्स के अंदर 3 अपेंडिक्स थे, इसके अंदर 2 अपेंडिक्स थे. अपेंडिक्स 1 किस चीज़ से डील करता है? वो माइग्रेटरी स्पीसीज जो कि थ्रेटेंड है या एंडेंजर्ड है विद एक्सटेंशन. और अपेंडिक्स 2 वो जिसके की
जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो अनफेवरेबल है, और उसको जो है इंटरनेशनल कॉपरेशन की, उसको बचाने के लिए जो है इंटरनेशनल कॉपरेशन एग्रीमेंट की ज़रूरत है। माइग्रेटरी स्पीशीज़ किसे बोल देते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। माइग्रेटरी स्पीशीज इज वन दैट साइक्लिकली एंड प्रिडिक्टिवली क्रॉसेज वन और मोर नेशनल जुरिसडिक्शनल बाउंड्रीज ड्यू टू फैक्टर्स लाइक फूड, टेम्परेचर, शेल्टर। तो किसके लिए माइग्रेट करते हैं भाई? साइबेरियन केन है, वो क्यों माइग्रेट करते, साउथ अफ्रीका जाती है? क्योंकि साइबेरिया में इतनी ठंड हो जाती है कि वो सहन नहीं पाती। कुछ जो है ब्रीडिंग के लिए भाई ऑलिव रिडले टर्टल्स, वो गहीर माथा के रिजॉर्ट पे क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो उनका नेस्टिंग ग्राउंड है, वो उसकी फेवरेबल नेस्टिंग ग्राउंड है, ब्रीडिंग ग्राउंड है, वहाँ पे वो जो है आके अंडे देते हैं, ठीक है। देन पर्पस क्या है, जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ है उसका जो रूट है उसे बचाना, और अनहिंडर्ड एक्सेस चाहिए उन्हें। पता लग रहा है उनकी हंटिंग हो रही है, ठीक है। जैसे नागालैंड में कोयनाक एक ट्राइब थी, वो एक जो एक माइग्रेटरी बर्ड थी उसकी हंटिंग करते थे, फिर वहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया, आज वो नहीं करते उस चीज़ की हंटिंग, ठीक है। इंडिया जो है इसकी 1983 में ही साइन कर दिया था, उसी टाइम साइन कर दिया था हम लोगों ने, और उस टाइम से हम लोग पार्टी हैं। और हमने बेसिकली हमारे ऊपर हमने इनसे नॉन लीगली बाइंडिंग MOU दैट इज़ मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग भी साइन कर रखा है रिगार्डिंग साइबेरियन क्रेन्स। 1998 में हमने उसको साइन किया। मरीन टर्टल 2007 में साइन किया। डगंग्स एंड रैप्टर्स, रैप्टर्स मतलब जो उड़ते हैं, ठीक है। इनफैक्ट CMS की एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी भी इंडिया में हुई थी, वो गांधीनगर में हुई थी। और बेसिकली जो उसका मैस्कॉट था वो गिबी था। गिबी स्टैंड्स फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दिस इज द क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड, ठीक है। और ये राजस्थान, इन एरियाज ऑफ राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है, बड़ी सी बर्ड होती है, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा काम भी चल रहा है, ठीक है। और इसी कोप में जो है 10 माइग्रेटरी स्पीशीज़ को ऐड किया गया था, इंक्लूडिंग एशियन एलिफेंट्स, जैगुआर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो बेसिकली माइग्रेटरी स्पीशीज़ सिर्फ हवा में उड़ने वाले नहीं होते हैं, जो ज़मीन में भी आपस में क्रॉस करते हैं वो भी होते हैं। जैसे एशियन एलिफेंट, जैगुआर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी कोप 13 के अंदर, जब CMS का कोप 13 हुआ था उसमें उसको ऐड किया गया था, ठीक है। तो CMS क्या है? बॉर्न कन्वेंशन, UNEP के अंडर है, 2 अपेंडिक्स हैं, इंडिया इसका सिग्नेटरी है, और कोप 13 इंडिया में ही हुई थी इसकी, गांधीनगर में, और 2023 तक इंडिया जो है इसका चेयरमैन भी है। देन ITTO क्या है? इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली ये देखो ट्रॉपिक क्या, इसका काम क्या होगा? जो ट्रॉपिकल टिम्बर है भाई, आपको पता है कि ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है वो बड़े घनत्व वाले हैं, वहाँ पे जो है बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो वहाँ टिम्बर बड़ा अच्छा निकलता है। तो अब ऐसा थोड़ा ना कि आप निकालते ही जाओगे, जो फॉरेस्ट है उसे कंजर्वेशन की जरूरत भी तो है। इसीलिए इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया that advocates for the extension and diversification of international trade in tropical timber, ठीक है। बेसिकली जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड 90% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इन ट्रॉपिकल टिम्बर को रिप्रेजेंट करती हैं, जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ है। जो इसका हेडक्वार्टर है वो योकोहामा जापान में है। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है ITTO का, ठीक है, क्योंकि हम भी एक टाइप की ट्रॉपिकल कंट्री ही हैं। देन फंक्शन क्या है इसके? ऑफकोर्स सबसे पहले सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो फॉरेस्ट को सस्टेनेबली मैनेज करना है, जो टिम्बर से ऐसा नहीं काटते ही चले जाएँ, जो टिम्बर प्रैक्टिस है उसे विद इन लिमिट्स रखना है, जितना उतना ही काटना है जितना ज़रूरत है। जो सिर्फ टिम्बर सप्लाई चेन्स हैं वो ख़राब ना हो, उसको बेटर करना है। कैपेसिटी इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री बढ़ानी है, बहुत सारी चीज़ होती है, गाइडलाइंस बनाना, लोकल सर्कमस्टेंसेस को देखना, जो प्रोडक्ट्स हैं वो देखना कि भाई वो ठीक तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। बेसिकली लार्जर ऑब्जेक्टिव ये है कि एक्सप्लॉयटेशन ना हो ट्रॉपिकल टिम्बर का, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। तो ये हम लोगों ने क्लब कर दिया बेसिकली, ये आपको नोट्स में जो है ऊपर नीचे मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 1 या 2 नीचे। मैंने इसको क्लब कर दिया बेसिकली क्योंकि मैं वाइल्ड लाइफ को एक साथ रखना चाहता था और फॉरेस्ट को एक साथ। तो ITTO भी फॉरेस्ट से रिलेटेड है। देन फॉरेस्ट से रिलेटेड एक और चीज़ हमारे यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, UNFF। ये बेसिकली इकोसॉक के अंदर है। इकोसॉक क्या है? एक UN का ऑर्गन है, 6 ऑर्गन है ना, उसमें से एक ऑर्गन इकोसॉक है। इकोसॉक स्टैंड्स फॉर, जैसे और ऑर्गन कौन से हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये सब ऑर्गन्स हैं उसके। ऐसे ही एक ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन, इकोसॉक। ये 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था। बेसिकली ये जो फोरम है ये बेसिकली इट प्रमोट्स द मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए था? सिर्फ ट्रॉपिकल टिम्बर के लिए, बट ये ऑल फॉरेस्ट को देखता है, ठीक है। एंड टू स्ट्रेंथन लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कमिटमेंट टू दिस एंड। ये बेसिकली आया था कहाँ से? लियो डिक्लेरेशन जो हुई थी, एंड जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल बने थे आपके 1992 में रियो डिक्लेरेशन में, और एजेंडा 21 से सीधा आया है ये। बेसिकली इसमें भी 6 हमारे पास गोल्स हैं, और गोल्स के पता है आपको, जब गोल्स बनते हैं तो टारगेट बनते हैं, तो 6 गोल्स और 26 टारगेट हैं। और ये जो है बेसिकली इसका जो टारगेट है वो इंक्रीज़ करना है एरिया, फॉरेस्ट एरिया को बाय 3% ग्लोबली बाय 2030। तो उसकी 6 को जल्दी से देख लेते हैं। बेसिकली आप ये लिख सकते हैं, कहीं भी याद रखने की जरूरत नहीं है, याद आ जाए तो ठीक है कि आप फॉरेस्ट में
क्या क्या ये आपका वे फॉरवर्ड हो सकता है एक टाइप से। तो इसका जो है रिवर्स फॉरेस्ट कवर लॉस, देन सेकेंड है इसका इम्प्रूव फॉरेस्ट बेनिफिट्स एंड लाइवलीहुड्स, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड यूज सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मोबालाइज रिसोर्सेज, प्रमोट इंक्लूसिव फॉरेस्ट गवर्नेंस एंड कॉपरेट एंड वर्क अक्रॉस सेक्टर्स। तो बेसिकली जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, उसको याद कर लिया करो, उन्हीं से रिलेटेड वो गोल्स बनाते हैं, ठीक है। देन अब ये एक और इम्पॉर्टेंट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, और ये बड़ी अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वो हम बोलते हैं IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बड़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है भैया, 1948 में इसको बनाया गया था। स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं वो हैं बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल एनर्जी, ह्यूमन वेलबींग, ग्रीन इकोनॉमी। और ये बेसिकली किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों ही हैं इसमें। तो ये एक टाइप का मिक्स जो बोलते हैं ना PPP टाइप का मॉडल, IUCN जो है PPP टाइप की है। तो गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस दोनों हैं इसमें, और ये वर्क करते हैं बहुत सारे एरियाज़ में। बेसिकली IUCN की रेड लिस्ट तो आती ही आती है, लेकिन ये जो है कंजर्वेशन डेटा असेसमेंट एनालिसिस ये सब भी करते रहते हैं टाइम पे, ठीक है। ये इसके लिए ज़्यादा फेमस है, कंजर्वेशन डेटा असेसमेंट एनालिसिस के लिए IUCN की रेड लिस्ट आती है। बेसिकली उसके अंदर 9 कैटेगरीज हैं, हम आपको किसी पहले मैं पढ़ाई चुका हूँ आपको। 9 कैटेगरी जो है नॉट इवेल्यूएटेड से लेके एक्सटेंट, उससे पहले एक्सटेंट इन वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वनरेबल, ठीक है, इवेल्यूएटेड, नॉन इवेल्यूएटेड, ये सब जो है बेसिकली जो है 9 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है। और ये एक्चुअली रेड लिस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, किसी भी जानवर के या किसी भी स्पीशी का स्टेटस देखने के लिए, क्योंकि वही हमें गाइड करती है कि उसको कितने कंजर्वेशन की ज़रूरत है, ठीक है। और इट इज़ अ की इंडिकेटर फॉर SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड IT टारगेट्स। IT टारगेट्स कहाँ पढ़े थे हमने, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, ठीक है। कार्टेजिना, नगोया, IT टारगेट याद आया, नहीं आया तो प्रीवियस लेक्चर जाकर देख लो, याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एकदम चिल रहने का लाइफ में। देन ये सब तो किसी सबको पता है। IUCN जो है 2 चीज़ें और देता है, एक है IUCN ग्रीन स्टेटस फॉर स्पीसीज एंड IUCN ग्रीन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एंड कंजर्वेशन एरियाज। बेसिकली ये दोनों का आइडिया सेम है। ये देखता है कि अब आपने क्या किया कि आपने कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया, चाहे वो स्पीसीज से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोटेक्टेड एरिया से रिलेटेड हो। ये जो ग्रीन स्टेटस या ग्रीन लिस्ट है, ये देखता है कि जो आपका कंजर्वेशन मेथड था वो कितना सक्सेसफुल रहा, आपने कितना अच्छा काम कर पाए, आप उसको कितना रिकवर कर पाए। तो इस स्पीसीज़ को नापने के लिए ये 3 पैरामीटर लेते हैं कि क्या वो स्पीसीज़ जितने पहले रेंजेस में पाया जाता तो क्या वो दोबारा वहीं पाया जाता है, और जो वो स्पीसीज़ जो है उस रेंज में पाया जा सकता है क्या वो वायबल है, मतलब क्या वो एक्सटेंशन की, ऐसा तो नहीं कि थोड़ा सा कुछ दोबारा प्रॉब्लम हुई तो एकदम ही एक्सटेंट हो जाए वो, क्या उसकी सफिशिएंट पॉपुलेशन है, और क्या वो स्पीसी जो है अपने इकोलॉजिकल फंक्शंस दोबारा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जब ये तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होते हैं तो वो स्पीसी जो है IUCN के ग्रीन स्टेटस में आता है। और वो IUCN में ग्रीन स्टेटस में आना शो करता है कि एक कंट्री ने जो है या इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ने जो है या लोकल कंजर्वेशन से जो है कितना फ़ायदा हुआ उस स्पीसी को, उस स्पीसी की पॉपुलेशन दोबारा बढ़ाई जा सकी, और ये एक टाइप की बड़ा सराहनीय काम होता है। ऐसे ही IUCN ग्रीन लिस्ट फॉर प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व एरिया आते हैं कि भैया आपका जो नेशनल पार्क, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, कम्युनिटी रिजर्व, नेचुरल रिजर्व आप बना तो रहे हो, लेकिन आपने जो इसमें बनाया है इससे आपका जो कंजर्वेशन था कितना आपने इंप्रूव कर लिया, कितना ठीक कर लिया। अब कहने को आपने पता लगा नेशनल पार्क आपने सिर्फ पेपर पे बना रखा और वहाँ अंदर चल रही है पार्टी, यहाँ पता लग रहा है फुल नाइट, ठीक है, और पूरा गंदगी मचा रखी है आपने, पूरे वहाँ के जानवर मर गए, 2-4 तो एक्सटेंट हो गए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ये उसको चेक करता है, एक टाइप का ये चेकिंग मैकेनिज्म है। और मैं आपको बताऊं कि 59 साइट्स हैं 16 कंट्रीज़ में जो इस लिस्ट में आ चुकी हैं, और इंडिया से आज भी अभी तक कोई साइट इस लिस्ट में नहीं है, ठीक है। और एक्चुअली दिखाता क्या है कि एक गुड गवर्नेंस, साउंड डिज़ाइन एंड प्लानिंग एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट को दर्शाता है क्या, IUCN ग्रीन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व एरियाज, ठीक है। द नेक्स्ट इज ग्लोबल टाइगर फोरम। देखो ये एक टाइप की इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट आपस में आके सेव करते हैं किसको, प्रोटेक्ट द टाइगर, टाइगर को प्रोटेक्ट करते हैं ये। तो इट इज़ द ओनली इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी जो कि टाइगर को प्रोटेक्ट करती है। वैसे तो और भी बहुत सारी जो हैं लोकल और प्राइवेट बॉडीज़ हैं, बट ये इंटर गवर्नमेंटल जो बॉडी है अकेली है। 1993 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और ऑफकोर्स उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टाइगर को बचाना, उसके प्रे को बचाना, उसकी हैबिटेट को बचाना, जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं उन्हें स्ट्रेंथन करना फॉर टाइगर कंजर्वेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज़ बढ़ाना टाइगर कंजर्वेशन के लिए, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ बढ़ाना टाइगर कंजर्वेशन के लिए, एंड टू सपोर्ट गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर एरियाज़। ये काम, ये ऑब्जेक्टिव इसके थे ग्लोबल टाइगर फोरम के। क्या इन्हें याद रखने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं, ये सब आप पॉइंट्स की तरह इस्तेमाल किया करो, याद रखा करो बस हल्के से,
क्या करना है, टाइगर स्प्रे हैबिटेट, क्योंकि आपको पॉइंट लिखना है वहाँ पे, और लिखेगा क्या, आपका हाथ, आपका दिमाग नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ 7.5 मिनट है लिखने के लिए, ठीक है। देन अभी तक हम बात कर रहे थे इन्वायरमेंट की, अब हम आ गए हैं हैजार्डियस मटेरियल पे। कौन कौन से कन्वेंशन हैं जो हैजार्डियस मटेरियल से डील करते हैं? बेसिकली 3 मेन इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों पूछे जा चुके हैं मैच द फॉलोइंग में, यूपीएससी प्रीलिम्स में हल्का सा भी पता होता तो आप कर लेते। पहला है स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन जैसे ही आपके दिमाग में आए, वह तो स्टॉकहोम कन्वेंशन बहुत सारे हैं, बट इन्वायरमेंट के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन जैसे दिमाग में आए तो पीओपी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, दैट इज़ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। जो परसिस्टेंटली इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं उन्हें पीओपीज बोलते हैं। 2001 में ये सिग्नेचर के लिए खुला था और 2004 में ये इफेक्टिव बन गया। क्या डेट्स याद रखनी ज़रूरी है? नहीं, ये सब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि कब आया, एक आइडिया आपको रहना चाहिए कि कौन सा कन्वेंशन कब आया है, ठीक है। अब पीओपीज जो हैं बेसिकली ख़राब होते हैं तो उन्हें एलिमिनेट करना है। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप ट्रांजिशन करेंगे टू सेफर ऑल्टरनेटिव्स। एडिशनल पीओपीज जो हैं उसको लाना, उनको देखना, जो ओल्ड स्टॉक पाइल्स हैं उन्हें हटाना, एंड इक्विपमेंट्स कंटेनिंग पीओपीज एंड वर्क टुगेदर फॉर अ पीओपी फ्री फ्यूचर। तो उसका फाइनेंशियल मैकेनिज्म कौन देखता है? जीईएफ, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी। मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी में लगभग 8 से 10 कन्वेंशन आते हैं, ठीक है। अब इंडिया ने कब रेटिफाई किए? 2006 में। इसके अंदर बेसिकली 8 पेस्टिसाइड्स हैं, 2 इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं और 2 अनइंटेंडेड बाय प्रोडक्ट्स हैं। कोचिंग वाले आपको ये नाम दे के भी पूछ लेंगे कौन सा है और कौन सा नहीं है। मेरे अनुसार तो ये कभी नहीं आएगा, बाकी आ जाए तो बाय गॉड ग्रेस, इतना तो मैं भी याद नहीं रख सकता। बेसिकली याद रखना कि जो 2 अनइंटेंडेड बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको डाइऑक्सिन एंड फ्यूरान्स बोलते हैं, क्योंकि उसको पूरा तो कभी नहीं पूछे कि उसका पूरा नाम है पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजोपी डाइऑक्सिन्स, ठीक है। तो उसको डाइऑक्सिन बोलते हैं, और फ्यूरान का है डाइबेंजोफ्यूरान, ठीक है। तो 2 अनइंटेंडेड बाई प्रोडक्ट्स हैं जो कि डाइऑक्सिन्स एंड फ्यूरान्स हैं। 2 इंडस्ट्रियल केमिकल है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स एंड हेक्साक्लोरोबेंजीन। सिर्फ नॉलेज के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है, परेशान मत होना, पता लग रहा है इसको याद करने बैठ गए आप, बस देख लो ये कौन कौन से हैं। 8 पेस्टिसाइड्स में एल्ड्रीन, क्लोरिडीन, डीडीटी तो याद रखना बस। डीडीटी मेरे को लगता है जिस दिन क्वेश्चन आएगा डीडीटी आपको पता होगा तो आप मान लोगे। डायल्ड्रीन, एंड्रीन, हेप्टाक्लोर मेक्स टॉक्साफिन, ठीक है। बेसिकली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था इसका रेटिफिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये है। इनफैक्ट उन्होंने एक रूल्स भी नोटिफाई किए थे, रेगुलेशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रूल्स 2018 में, जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर बनाए गए हैं। तो बेसिकली पीओपी से रिलेटेड रूल्स किसके अंडर बनाए गए हैं? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के। इंडिया ने जो है सिर्फ अभी 7 केमिकल बैन किए हैं इसके अंदर, वहाँ तो कितने, वहाँ तो ज़्यादा हैं। 8 पेस्टिसाइड हैं, 2 इंडस्ट्रियल केमिकल हैं, 2 अनइंटेंडेड है, बेसिकली 9 केमिकल्स हैं टोटल। तो उसमें से जो है 7 इंडिया ने उनका जो मैन्युफैक्चर है, उनका ट्रेड, उनका यूज़, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट सब प्रोहिबिट कर रखा है, ठीक है। ये 7 हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है पढ़ने में तो आप पढ़ सकते हैं इसको, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। आप इसको रोकें, स्लाइड को यहाँ पे आराम से इसको पढ़ें, ठीक है। मैं आपको ये बता देता हूँ, क्लोरडेकॉन एक है उनमें से, ठीक है। देन पेंटाक्लोरोबेंजीन, ठीक है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आपको दिखाना पड़ता है कि ये 7 वो हैं। देन नेक्स्ट कन्वेंशन इज बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन है बेसिकली ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल के लिए। बेसिकली हुआ क्या भैया, इतना सारा वेस्ट डेवलप्ड कंट्रीज तो डेवलप होती चली गई, डेवलप्ड कंट्रीज़ में इतना सारा वेस्ट जनरेट होने लगा। उन्होंने क्या किया कि जो अनडेवलप्ड कंट्रीज थी या डेवलप कंट्रीज थी उनको जंकयार्ड बना दिया, वो अपना वेस्ट भर भर के वहाँ भेजने लगे। तो भैया सबने देखा कि यार ये तो गलत बात है, क्यों हम ऐसा करें, क्यों हम अपना पाप जो है दूसरे के सर, अपना पाप का घड़ा जो है दूसरे के सर पे फोड़ दें। तो हमने कहा उसके लिए उस जो वो घड़ा है वो अपने ही देश में रहे, उसके लिए हमने एक कन्वेंशन बनाया, उसको हमने बोल दिया बेसल कन्वेंशन। दस बेसल कन्वेंशन ऑन दी कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हैजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। 1992 में ये फोर्स में आया था, इंटरनेशनल ट्रीटी है और इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट बिटवीन कंट्रीज एंड बेसिकली कंट्रीज मतलब डेवलप्ड से लेस डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कि क्या इस कचरे के अंदर है, क्या इसका इन्वायरमेंट इफेक्ट क्या है, और किसी का अगर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो उसको प्रोहिबिट भी किया जा सकता है। देन रॉटरडैम कन्वेंशन 1998 में ये खुला था, 2004 में ये इफेक्ट आ गया। बेसिकली ये पेस्टिसाइड्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल से डील करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल केमिकल जो होते हैं वो इन्वायरमेंट के लिए घातक होते हैं। अब इधर उधर वो उनका जो मूवमेंट होता रहता है, तो बेसिकली उसको जो है रॉटरडैम कन्वेंशन कवर करता है। और ऐसे जो कि बैन है और सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड हैं, जिसका हेल्थ और इन्वायरमेंट पे एडवर्स इफेक्ट है,
उन पेस्टिसाइड एंड इंडस्ट्रियल केमिकल से डील करता है। और इसमें हम एक चीज़ पढ़ते हैं, दैट इज़ प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको ये बताया था, दैट इज़ PIC प्रोसीजर होना इसमें बहुत ज़रूरी है। आपको प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट मतलब कि आप जहाँ देश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप उनसे कंसेंट लेंगे कि भैया देखो मैं एक्स केमिकल आपको दे रहा हूँ, इसका इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ पे ये इफ़ेक्ट है, और आप क्या मैं आपको उसके देश में भेज सकता हूँ। वो बोलेगा हाँ भेज दीजिए, तो आप भेज देंगे। अगर वो बोलेगा नहीं भेजना है तो आप नहीं भेजेंगे। बेसिकली ये दोनों जो कन्वेंशन है, ये रॉटरडैम कन्वेंशन तो नॉटरडैम नीदरलैंड्स में साइन हुआ था, और बेसिकली ये बेसल स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ प्लीनोपोटेंट्रीज। देखो प्लीनोपोटेंट्रीज एक टाइप के डिप्लोमेट या वो पर्सन्स होते हैं जिनके पास अपनी कंट्रीज से ऑथराइजेशन होता है या पावर होती है कि वो अपनी कंट्री के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ कोई कंट्रीज़ के हेड नहीं आए थे, यहाँ उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, उन्होंने मिलकर ये कन्वेंशन बनाया। उन्हीं को प्लीनोपोटेंट्रीज बोलते हैं। तो पीपल एस्पायरिंग फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज शुड नो दिस। देन लैंड से रिलेटेड कौन सा कन्वेंशन है हमारे पास? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये क्या है? इकलौता कन्वेंशन है जो लैंड डेवलपमेंट या लैंड डिग्रेडेशन से डील करता है। लीगली बाइंडिंग है भैया, ये याद रखिएगा। 1994 में ये आया था। बेसिकली बन तो 1992 में गया था, जो रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में। लीगली बाइंडिंग है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, डायरेक्ट रिकमेंडेशन ऑफ रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21C इसका उद्गम होता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। और ये बेसिकली किस टाइप के एरिया से डील करता है? अरिड, सेमी अरिड एंड ड्राई ह्यूमिड एरियाज, तीनों याद नहीं रख सकते, तो ड्राई लैंड से डील करता है बेसिकली। इसी के अंडर एक रिपोर्ट भी आती है, उसको ग्लोबल लैंड आउटलुक बोलते हैं। ठीक है, वो क्या नापती है कि लैंड डिग्रेडेशन के चैलेंजेस क्या हैं, उसका क्लाइमेट चेंज पे क्या इफेक्ट है, और बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे हो रहा है। और ग्लोबल लैंड आउटलुक जो है यूनाइटेड नेशंस CCD का फ्लैगशिप पब्लिकेशन है। तो ग्लोबल लैंड आउटलुक आती कहाँ है? आपका UNCCD रिलीज़ करता है, और इसके बेसिकली बहुत सारी चीज़ों पे ये फोकस करता है। ड्रॉट, लैंड रिस्टोरेशन है, रिलेटेड इनेबलर सच एज लैंड राइट्स, जेंडर इक्वालिटी एंड यूथ एम्पावरमेंट, इन सब चीज़ों पे ये फोकस करता है। अब आज के लिए लास्ट जो है वो है मरीन इन्वायरमेंट से रिलेटेड। उसमें है इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, IWC। बहुत पुराना है, 1946 में ही बना दिया गया था, और इट इज़ अ ग्लोबल बॉडी इन चार्ज ऑफ व्हेल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। तो ये किससे देखता है? जो व्हेल्स होती है ना बड़ी बड़ी, उसकी देख रेख करता है। उनको ज़्यादा उनके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो नेट में ना फंस जाएँ, उनकी इलीगल हंटिंग ना हो, क्योंकि वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं टू मेंटेन दी मरीन इन्वायरमेंट। मरीन इकोसिस्टम के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम में। बेसिकली व्हेलिंग को ये तीन टाइप में डिवाइड करता है। एक तो जो कमर्शियल होती है, देन एबोरिजिनल सब्सिस्टेंस, मतलब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, जो मतलब जैसे ट्राइब्स वगैरह हंटिंग करती हैं बेसिकली अपने सिर्फ खाने के लिए, अपने जीवन जीने के लिए, एंड स्पेशल परमिट, बेसिकली जो रिसर्च वगैरह के लिए की जाती है। फंक्शंस है इसका कि आप वेल जो सेंचुरीज है जहाँ बहुत सारी वेल्स पाई जाती हैं, आप उन स्पेसिफिक लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, आप बताएंगे कि हाँ भाई वेलिंग इस सीज़न में खुली हुई है, वेलिंग इस सीज़न में बंद है। बेसिकली ऐसे फिशर्स के साथ भी होता है, क्योंकि फिशर्स क्या होती हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है एग्स ले करती हैं, तो उस टाइम उनकी हंटिंग करना सही नहीं होती है। एंड इट फॉरबिड्स द कैप्चर ऑफ फीमेल वेल्स कैरिंग काल्स एंड नर्सिंग काल्स, जो बच्चों के साथ जा रही हैं उनकी हंटिंग पे जो है टोटल प्रोहिबिशन है इसके अंडर। 10 आज के लिए इतना ही, आगे हम और कन्वेंशंस पढ़ेंगे। एंड हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, कीप हैप्पी, कीप हेल्दी, keep smiling, and we shall see you soon. Bye bye.